हेलो एवरीवन, वेलकम टू वेट्री क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका टॉपिक राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, नेशनल नॉलेज कमीशन। अब देखिए, जो कमीशन है ये कब कंस्टिट्यूट किया गया? तो ये कमीशन आपका बना था 2005 में, और प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो है इसका गठन किया था। और 2005 में, क्योंकि हमारे जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे, उनका ये मानना था कि अगर हमें जो है दूसरे देशों के साथ कंपटीशन में खड़े होना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने देश का जो एक लार्ज ह्यूमन रिसोर्स है, इतनी बड़ी जो जनसंख्या है, उसको उन्होंने एक रिसोर्स, एक संसाधन के रूप में देखा। और उनका कहना था कि इतना बड़ा जो ह्यूमन रिसोर्स है, इसका जो ज्ञान की जो नॉलेज है, ये हमें क्या दे सकती है, अन्य देशों के अपेक्षा में एक नॉलेज एज दे सकती है। ठीक है, तो इनका मानना ये था, इसीलिए हम क्या करें, अपने जो नॉलेज है, जो स्किल है, उसको एनहांस करें ताकि हम अन्य देशों की तुलना में सही खड़े हो सके। अब देखिए, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि गठन कब हुआ था, 13 जून 2005 को हुआ था। 13 जून 2005 को इसे गठित किया गया था। चेयरमैन कौन थे इसके? सैम पित्रोदा। क्वेश्चन आपका पिछली बार पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के चेयरमैन कौन थे, तो वो थे सैम पित्रोदा। इसने लेकिन जो अपनी वर्किंग है वो कब से शुरू करी? ऑफिशियली इसने काम करना शुरू किया था 2006 से। तो 2005 में गठन हुआ, लेकिन ऑफिशियली काम करना कब शुरू किया इन्होंने? 2006 में। फिर जो 2014 की बात अगर हम करें तो 2014 में आ गई थी आपकी बीजेपी गवर्नमेंट, और बीजेपी गवर्नमेंट ने इसे क्या कर दिया था? डिसॉल्व कर दिया था, भंग कर दिया था। इसका मतलब आज राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अब देखिए, इसके टोटल आपके 8 मेंबर्स थे। इसमें हमने चेयरमैन की बात तो कर ही ली। चेयरमैन कौन थे इसके? सैम पित्रोदा। इसके अलावा वाइस चेयरमैन डॉक्टर पीएम भार्गव थे, और सबको मिलाकर ये कितने सदस्य थे? 8 सदस्य थे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इनके? देखिए, इनके ऑब्जेक्टिव्स थे, जो नेशनल नॉलेज कमीशन है, इसे स्टेप्स लेने थे इंडिया को एक नॉलेज एज देने के लिए, ज्ञान की बढ़त हो। ठीक है, मतलब और अन्य देशों की अपेक्षा में हमें एक ऊपरी जगह मिले, किसके बेसिस पर? नॉलेज के बेसिस पर, ज्ञान के बेसिस पर। और यही सुनिश्चित करना जो था, ये इस कमीशन का कार्य था। ठीक है, ये किस तरीके से हम नॉलेज को क्या करें, यहाँ पर क्रिएट करें। ठीक है, हम यहाँ पर नॉलेज को क्रिएट करें, उसका एप्लीकेशन करें यानी अनुप्रयोग करें, और कैसे उसका प्रसार करें। चलिए, अब 3 जो बातें हमने करी, सबसे पहली बात हमने क्या करी? हमने सबसे पहले बात करी आपकी क्रिएशन ऑफ नॉलेज की। ठीक है, तो क्रिएशन ऑफ नॉलेज जो है, ये प्रिंसिपली किस पर डिपेंड करता है? 3 चीजों पर डिपेंड करेगा आपका। ठीक है, अगर हमें नॉलेज क्रिएट करनी है, नॉलेज यानी ज्ञान का हमें सृजन करना है, तो हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले तो अपने एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना होगा। ठीक है, हमारा जो शिक्षा प्रणाली है उसको मजबूत करना होगा। फिर आपका है जो डोमेस्टिक रिसर्च और इनोवेशन, जो नवाचार हो रहा है, जो रिसर्चेस यानी अनुसंधान हो रहे लेबोरेटरीज में, उनको हमें बढ़ावा देना होगा। और ग्रास रूट लेवल पे काम करना होगा। बुनियादी जरूरतें क्या है, कहां पर हम रिसर्च को जो है और ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं, उस पर हमें विशेष रूप से ध्यान देना होगा। फिर तीसरी चीज है, अगर हमें अन्य देशों के साथ संपर्क करना है, कम्युनिकेट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? फॉरेन ट्रेडिंग को भी यहाँ पर लाना पड़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करना पड़ेगा। मतलब जो बाहर के देश हैं वो हमारे देश में निवेश करें, प्रौद्योगिकी लेकर आए, टेक्नोलॉजी लेकर आए, जिससे कि उनकी टेक्नोलॉजी से हम भी बहुत कुछ सीख सकें। फिर नेक्स्ट देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। ठीक है, अब एप्लीकेशन के लिए देखो क्या है यहाँ पर? एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करना। जो ज्ञान हम लेंगे, अब हमें उसे क्या करना है? उसको हमें अनुप्रयोग भी तो करना है। तो वो मुख्य रूप से कहां पे करना है? मुख्य रूप से हमें जैसे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हेल्थ के सेक्टर में, फिर आपका कृषि के क्षेत्र में। ठीक है, और साथ ही साथ गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री यानी सरकारी क्षेत्र में। सरकारी क्षेत्र में कैसे? जो सरकारी आपके दफ्तर हैं, जो भी आपके जो कार्य होते हैं, कार्यालय हैं, उनमें भी क्या लेकर आना है? ज्ञान का एप्लीकेशन यानी नॉलेज का एप्लीकेशन कैसे हो? कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है चीजों को। ठीक है, नेटवर्क जो है वो बना दिया गया है, जिससे इजी ट्रांसमिशन होता है नॉलेज का। ये सब क्या है? ये सब एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज के अंतर्गत ही तो हो रहा है। फिर उद्योगों में, इन सब सेक्टर्स में हमें क्या करना है? हमें इनको अप्लाई करना है। और सब चीजों को अप्लाई करते हुए, यानी जो बाहरी टेक्नोलॉजी है, इन सबसे सीखते हुए हमें क्या नहीं भूलना है? हमें अपनी ट्रेडिशनल नॉलेज को नहीं भूलना है। ठीक है, यानी हमारी जो नवाचार के साथ साथ जो पारंपरिक ज्ञान हमारा है, उसका भी हमें उपयोग करना है, क्योंकि वो ज्ञान भी जो है क्या है? वो हमारी धरोहर है। ठीक है, और हमारे देश में हमारी जो पारंपरिक रूप से जो चली आ रही ज्ञान की जो चीजें हैं, वो सब बहुत अच्छी तरीके से अप्लाई होती है। तो हमें उनको फॉरेन टेक्नोलॉजी को साथ मिक्स करके क्या करना है? इसको इनहेंस करना है। ठीक है, फिर आएंगे हम डिसैमिनेशन ऑफ नॉलेज। मतलब
आपने नॉलेज को क्रिएट किया, सृजन किया, आपने उसे अप्लाई किया, अब उसका प्रसार करना है। प्रसार करना है मतलब बहुत सारे लोगों तक जो है ये जो ज्ञान है, ये जो आप इसमें टेक्नोलॉजी में विशेष रूप से जो आप नवाचार लेकर आ रहे हैं, ये और लोगों तक पहुंचना भी तो चाहिए, तभी तो वो उसे यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें फोकस किस पे करना था, फोकस करना था यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन पे। देखो इस नॉलेज को एक्सेस कौन कर पाएगा, इस नॉलेज तक पहुंच किसकी होगी, जो शिक्षित होगा, ठीक है, वही तो इस तक पहुंच पाएगा। तो सबको शिक्षित करने के लिए जो टारगेट था वो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था कि यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है, जो आपकी सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा का जो लक्ष्य है वो यहाँ पे रखा गया था, उसको सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है, ठीक है, उस पर ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। विशेष रूप से जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं और जो डिप्राइव्ड या डिसएडवांटेज ग्रुप से, जिनको शिक्षा का अधिकार नहीं मिलता है, जो स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, उनको ये हमें सुविधा मुहैया करानी है। जो नॉलेज, जो ज्ञान क्रिएट हो रहा है, जो टेक्नोलॉजीज नहीं आ रही है, उनसे उनको अवेयर करवाना है, ठीक है। फिर जो नॉलेज है वो क्या करनी है, वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग उनकी हो, ठीक है। इसके लिए हमें कार्य करना है। स्किल्ड वर्कर्स चाहिए, ठीक है, स्किल्ड वर्कर्स चाहिए हमें, स्किल्ड वर्कर्स। स्किल्ड वर्कर्स यानी जो वर्कर जो है बहुत ही ज्यादा किसी काम को करने में कुशल हो। फिर लिटरेसी लेवल्स को बूस्ट करना है, ठीक है, जैसे जैसे लोग शिक्षित होते जाएंगे वैसे वैसे नई नॉलेज और जो आपकी टेक्नोलॉजीज है उनको भी समझते जाएंगे। आईसीटी का प्रयोग करना है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छी तरीके से प्रयोग करना है, ताकि स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन को उठाया जा सके। इसीलिए आजकल क्या कहते हैं, जो आपकी पढ़ाई लिखाई भी है, जो स्कूल्स है, उनमें क्या किया जाए, स्मार्ट बोर्ड्स लगाए जाए, उनको नई नई टेक्नोलॉजी से अवेयर कराया जाए, ठीक है, हर चीज एक्टिविटी बेस्ड हो। वो इसीलिए ताकि जो नॉलेज क्रिएट हो रही है, जो अप्लाई करनी है उनको, वो डिसेमिनेट हो, यानी उसका प्रसार। अब देखिए इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट पेश करी थी, वो रिपोर्ट पेश करी थी, यहाँ पे अब लिखा है 2009, ठीक है, 2009 लिखा हुआ है, लेकिन इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो इंस्टॉलमेंट्स में जो है वो पेश करी थी। सब 4 इंस्टॉलमेंट्स में इन्होंने पेश करी थी अपनी रिपोर्ट। पहली आई थी इनकी 2006 में, फिर आई थी इनकी 2007 में, फिर आई थी इनकी 2008 में, और फाइनल रिपोर्ट आई थी इनकी 2009 में। और रिपोर्ट का नाम जो है वो आप ध्यान में रखेंगे, पूछा जा सकता है क्वेश्चन। नेशनल नॉलेज कमीशन की रिपोर्ट का नाम क्या था, तो रिपोर्ट का नाम था रिपोर्ट टू द नेशन, ठीक है, रिपोर्ट टू द नेशन। अब इस रिपोर्ट को 5 पार्ट्स में जो है डिवाइड किया गया। 5 पार्ट्स जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्या है, यहाँ पर एक पेंटागन है, ठीक है, ये क्या है, पेंटागन है, पेंटागन, ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं पेंटागन, 5 भुजाएं, नॉलेज पेंटागन कहते हैं, नॉलेज पेंटागन, ठीक है, नॉलेज पेंटागन है। तो अब देखो इसमें क्या क्या है, आपके 5 जो इन्होंने इसमें भाग बताए हैं। पहला है आपका एक्सेस टू नॉलेज, यानी ज्ञान तक पहुंच हो। फिर है क्रिएशन, यानी सृजन। फिर है आपका सर्विसेज, यानी सेवाएं। फिर है आपका एप्लीकेशन, यानी अनुप्रयोग। और फिर है नॉलेज कॉन्सेप्ट, यानी कि ज्ञान अवधारणाएं, ठीक है। अब एक एक करके इनको समझते हैं। तो सबसे पहला जो फर्स्ट पार्ट आपका आता है वो है एक्सेस टू नॉलेज। अब एक्सेस टू नॉलेज यानी पहला बात ज्ञान तक पहुंच की बात करता है। अब इसको ना 7 पॉइंट्स में जो है आपका डिवाइड किया गया। 7 पॉइंट्स में सबसे पहली बात जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने कहा, इसको बहुत ध्यान रखेंगे आप। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने दिया राइट टू एजुकेशन के विषय में। इन्होंने कहा देखो जो आपका 86वां संविधान संशोधन था, 86 अमेंडमेंट एक्ट से आपके राइट टू एजुकेशन को क्या बना दिया गया था, आपका फंडामेंटल राइट बना दिया गया था। लेकिन राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का ये कहना था कि ये सिर्फ फंडामेंटल राइट यानी कि एक मौलिक अधिकार बनाने से काम नहीं चलेगा, इसके प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए राइट टू एजुकेशन को क्या करना पड़ेगा, एक कानून के रूप में पारित करना पड़ेगा। एक कानून बनाओ इस पर और फिर उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन कराओ। और फिर इनकी बात मानी गई थी और राइट टू एजुकेशन को एक लॉ बनाया गया था, ठीक है। चलिए फिर आपका सेकंड आता है लैंग्वेज। अब इन्होंने कहा था अगर हमें इंटरनेशनल नॉलेज जो है उसको एक्सेस करना है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंग्लिश को क्लास फर्स्ट से कंपल्सरीली पढ़ाना शुरू करना पड़ेगा। यानी कक्षा 1 से अंग्रेजी को एक अनिवार्य विषय के रूप में आपको क्या करना पड़ेगा, इसको शामिल करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि अंतरराष्ट्रीय ज्ञान प्राप्त करा जा सके। क्योंकि इंटरनेशनली जो बुक्स वगैरह अवेलेबल होती है मोस्टली आपकी इंग्लिश में अवेलेबल होती है। तो इसलिए अगर उस नॉलेज को भी एक्सेस करना है, वहां तक भी पहुंचना है, उस ज्ञान को आप लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, अंग्रेजी कक्षा 1 से अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाए। फिर इन्होंने ट्रांसलेशन की बात की थी, ठीक है, ट्रांसलेशन की।
तीसरा पॉइंट आता है इनका ट्रांसलेशन। इन्होंने कहा था एक सेंट्रल ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट जो है वो स्टैब्लिश करना चाहिए, केंद्रीय अनुवाद विभाग। अब ये क्यों कहा इन्होंने, जैसे अगर इंडिया की बात करेंगे ना तो यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है, तमिल है, मराठी है, ठीक है, गुजराती है, पंजाबी है। अब यहाँ पर क्या है कि अगर मान लो कोई बहुत ही अच्छी किताब जो है वो तमिल भाषा में लिखी हुई है, ठीक है, बहुत अच्छी किताब है और वो तमिल भाषा में लिखी गई है, तो अन्य भाषा बोलने वाले लोग इसे नहीं पढ़ पाएंगे। तो क्या कहा जाए कि यहाँ पर इस तमिल भाषा में लिखे हुए इस बहुत अच्छे किताब को, इसमें जो बहुत अच्छा कंटेंट है उसको अन्य भाषाओं में भी ट्रांसलेट किया जा सके ताकि वो सभी के लिए अवेलेबल हो, ठीक है। तो एक अच्छी नॉलेज जो है वो सिर्फ एक भाषा तक सीमित क्यों रहे, वो आपका अन्य भाषाओं तक भी पहुंचनी चाहिए। तो इसी के लिए इन्होंने क्या कहा, सेंट्रल ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट बनाया जाए ताकि अच्छे भाषा या अच्छे कंटेंट को ये क्या करे, अदर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर सके। फिर आपका जो है चौथा पॉइंट जो आपका आता है, ठीक है, जस्ट वेट, हाँ, चौथा पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट जो आपका आता है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी के विषय में इन्होंने बात की। इन्होंने कहा नेशनल मिशन होना चाहिए फॉर एस्टैब्लिशिंग लाइब्रेरीज ऑल ओवर द कंट्री। पूरे देश में आपको लाइब्रेरीज जो है, पुस्तकालयों की स्थापना करनी है, उनका विस्तार करना है। क्यों करना है, क्योंकि लाइब्रेरीज क्या करती हैं, एक तो नॉलेज का एक वो होती है, बिल्कुल बैंक समझ लो, उसमें बहुत सारी किताबें रखी है, तो वो नॉलेज कंजर्व हो रही है वहां पर, ठीक है। इसके अलावा जो लोग हैं वहां पे इजीली एक्सेस कर सकते हैं उसको। तो यहाँ पर नॉलेज जो है ताकि इजीली उसका प्रसार हो, उसको कंजर्व करके रखा जा सके, इसके लिए लाइब्रेरीज को बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। पुस्तकालयों की स्थापना और उनका विस्तार करने की बात की थी, ये राष्ट्रीय मिशन बन जाना चाहिए, ठीक है, पूरे देश के लिए। फिर इन्होंने बात करी है इसकी नेशनल नॉलेज नेटवर्क की, ठीक है, नेशनल नॉलेज नेटवर्क। अब देखो ये पांचवा है आपका, पांचवा नेशनल नॉलेज नेटवर्क जो है ये क्या करेगा, ये किसने बनाया ना, टू एक्सेस नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन थ्रू इंटरनेट। अब इन्होंने कहा कि भाई नॉलेज सिर्फ किताबों में थोड़ा ना होती है, सिर्फ स्कूल वगैरह में थोड़ा ना मिल रही है, नॉलेज क्या है, नॉलेज इंटरनेट पे भी बहुत है। तो ई नॉलेज आप इसे कह सकते हो। तो एक तरीके से जो इंटरनेट पे मिल रही है नॉलेज, उसको एक्सेस करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी जो है सब जगह हो। तो इसीलिए राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क की इन्होंने बात करी। फिर आता है आपका सिक्स्थ पॉइंट जो है, आपका सिक्स पॉइंट जो है वो है आपका पोर्टल्स। पोर्टल्स बनाए जाने चाहिए। अब पोर्टल्स क्या हुए, जैसे वेब पोर्टल्स आपके होते हैं, अब सरकार ने भी क्या किया है ना, सब तरह के पोर्टल्स बना दिए गए, जैसे बिजली का बिल, पानी का बिल, ठीक है, और कोई आपके डिपार्टमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, वो सारे उन्होंने क्या कर दिया, उसके वेब पोर्टल्स बना दिए। अब आसानी से अगर आपको बिजली का बिल पे करना है तो आप उनके वेब पोर्टल पे जाओ, वहां पे जाके पे कर दो, ठीक है, जीपे से तो अपने आप कहाँ जनरेट हो जाता है, वहीं पे ऐसे ही पे कर दो। तो इन्होंने अपने वेब पोर्टल्स बना दिए। इसके अलावा और भी इनके ऐसे जो पोर्टल्स हैं, जैसे कोई इनकी स्कीम चलती है या जैसे एजुकेशन से रिलेटेड इनकी स्कीम चलती है, जैसे परख है या एनसीईआरटी है, ये सब गवर्नमेंट के जो अंतर्गत आते हैं, ये अपने अपने वेब पोर्टल्स बनाते हैं, अपनी वेबसाइट्स बनाते हैं, जिसके थ्रू आम जनता जो है, सिटीजन जो है, इनसे किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, हर तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ से ली जा सकती है। तो बिल्कुल एक तरह की ट्रांसपेरेंसी आ जाती है वहां पर, ठीक है, पारदर्शिता आ जाती है, जो सरकार काम कर रही है वो सब वेब पोर्टल्स पे अवेलेबल है, तो वहां से आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। और ये सब किस बेसिस पर है, सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट पे, एक ही जगह आपको सब कुछ मिल जाएगा, सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट पे ये बना हुआ है, ठीक है, एकल खिड़की अवधारणा कहते हैं हिंदी में से। और फिर इन्होंने सातवां जो पॉइंट बताया है, सेवंथ एंड लास्ट पॉइंट बताया, हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क बनाने की बात की है। हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क क्या होगा, यहाँ पर हर सिटीजन का हेल्थ डेटा रखा जाएगा, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक का सारा डेटा जो है वो इसमें स्टोर होगा, और कोई भी इंडिविजुअल कभी भी यहाँ से अपना जो हेल्थ का रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स या जो भी उसको चाहिए इंफॉर्मेशन वो यहाँ से एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क जो है बनाने की बात इन्होंने करी, ठीक है। फिर आता है आपका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में इन्होंने बात करी है, सेकेंड पार्ट में इन्होंने बात करी है नॉलेज कॉन्सेप्ट्स की, ठीक है, ज्ञान अवधारणाएं। तो इस पार्ट में इन्होंने 11 पॉइंट्स डिस्कस किया। अब 11 पॉइंट्स क्या है, सबसे पहले स्कूल एजुकेशन को डिस्कस किया इन्होंने, ठीक है। स्कूल एजुकेशन में इनका क्या कहना है, इनका कहना था कि स्कूल एजुकेशन में इन्हें क्या करना है, गुणवत्ता लेकर आनी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंप्रूव करना है। फिर उन्होंने वोकेशनल एजुकेशन और ट्रेनिंग की बात की थी, व्यवसायिक शिक्षा और जो उसमें प्रशिक्षण होता है वो भी बहुत अच्छी तरह से मिलना चाहिए, उसमें भी क्वालिटी की जरूरत है। हायर एजुकेशन के लिए जो इन्होंने बात की है, हायर एजुकेशन में इन्होंने कहा है कम से कम आपको क्या करना है, देयर शुड बी 1500 यूनिवर्सिटीज। कितने विश्वविद्यालय, कम से कम 1500 विश्वविद्यालय होने चाहिए।
और जिसमें से 50 जो है आपकी नेशनल यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, 50 कम से कम आपकी क्या होनी चाहिए, नेशनल यूनिवर्सिटीज होनी चाहिए ऑल ओवर द कंट्री। और एक इन्होंने बात करी थी IR, रुकिए मैं लिख देती हूँ, IRAHE। ठीक है, फुल फॉर्म इसकी क्या है आपकी, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन सेटअप करनी चाहिए, ताकि ये कमीशन जो है ये कह रहा है कि स्पेशल स्टेप दिया है कि करिकुलम मॉडिफिकेशन, जो क्रेडिट सिस्टम है, इवैल्यूएशन सिस्टम है, हर चीज में क्या लेकर आनी है, गुणवत्ता लेकर आनी है। ठीक है, वो किसके द्वारा लेके आएगी, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन। ये क्या देखेगी कि गुणवत्ता आ रही है या नहीं। फिर मोर टैलेंटेड स्टूडेंट्स जो होते हैं मैथमेटिक्स में, साइंस में, उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, उनको बढ़ावा दिया जाए। लीगल एजुकेशन की इन्होंने बात की थी, जो आपकी कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई जो आपकी शिक्षा होती है, कानून की शिक्षा जो आप कहते हैं, ठीक है, लॉ जो पढ़ते हैं, उसमें इन्होंने बात की थी यहाँ भी हर लेवल पर गुणवत्ता लाने की जरूरत है। चाहे हम करिकुलम की बात कर लें, चाहे हम एग्जामिनेशन सिस्टम की बात कर लें, चाहे हम टैलेंटेड टीचर्स की बात कर लें, सब में क्या करना है, जो आपकी लॉ एजुकेशन है इसमें भी आपको गुणवत्ता लेकर आनी है। और एक यहाँ पर इन्होंने दिया था एक्रोनिम CELEAR। ठीक है, ये क्या है, CELEAR है आपका सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन लॉ एजुकेशन एंड रिसर्च इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए, ताकि टेक्नोलॉजी का यूज यहाँ भी हो सके। फिर मेडिकल एजुकेशन की इन्होंने बात की। मेडिकल एजुकेशन के लिए भी इन्होंने क्या कहा, एक परमानेंट कमिटी, ठीक है, एक क्या है, स्थायी समिति बनाई जानी चाहिए मेडिकल एजुकेशन की, अंडर किसके, IRAHE, जो अभी हमने हायर एजुकेशन वाली ये जो बात करी ना आपकी, IRAHE, जिसकी फुल फॉर्म मैं आपको एक बार फिर बता देती हूँ, मैंने यहाँ पे लिखी नहीं। इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन के अंडर इनको एक स्थायी समिति बना देनी चाहिए, जो मेडिकल एजुकेशन में एक चेक रखेगी, उसके सभी जो आपके पक्ष हैं, चाहे करिकुलम की बात करें, एग्जामिनेशन सिस्टम की बात करें, हर तरह की जो चीजें हैं उनके अंदर क्वालिटी लेके आएगी। फिर अगर हम बात करें मैनेजमेंट एंड एजुकेशन की, तो यहाँ भी इन्होंने गुणवत्ता लाने की बात की, यानी हर एक तरह से देखा जाए तो क्षेत्र पे इन्होंने बात करी है। यहाँ पर सभी के अंतर्गत इन्होंने क्या कहा है कि एक समिति बनाई जानी चाहिए, एक ऑटोनॉमस परमानेंट कमेटी IRAHE के अंतर्गत, जो यहाँ पर इन अलग अलग जो आपकी ये क्षेत्र की जो शिक्षाएं हैं उनमें सब में एक क्या लेकर आए, क्वालिटी इंप्रूवमेंट लेकर आए। चाहे हम मैनेजमेंट एजुकेशन की बात करें, मेडिकल की बात करें, इंजीनियरिंग एजुकेशन की बात करें। ठीक है, ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन को भी इन्होंने बहुत महत्व दिया। अब सभी बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वो कॉलेज जाए या फिर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाए। हायर एजुकेशन में स्पेसिफिकली आप देखेंगे जो नंबर है वो कम होने लगता है, यानी स्टूडेंट्स जो है वो कम हो जाते हैं, वो हायर एजुकेशन की तरफ कम जाते हैं। ओपन या डिस्टेंस एजुकेशन जो है वो उनके लिए बहुत अच्छी साबित हो सकती है, जहां पर जो है वो घर बैठे बैठे, अगर उनके पास रिसोर्सेज नहीं भी हैं, वो नहीं जा सकते हैं, आसपास कोई कॉलेज नहीं है, तो वो घर बैठे बैठे भी अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज जो है वो बनाए जाने चाहिए। ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज आपके ICT पर बेस्ड होंगे, टेक्नोलॉजी का यूज करके। ठीक है, और फिर जो आपकी PhD है, रिसर्च वर्क है, इसमें भी ज्यादा गुणवत्ता लाने की आवश्यकता है। थर्ड पार्ट क्या है आपका, क्रिएशन। थर्ड पार्ट क्रिएशन है, ठीक है, सृजन। इसमें 5 पॉइंट्स है आपके। सबसे पहला है नेशनल साइंस एंड सोशल साइंस फाउंडेशन। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान फाउंडेशन। इनका क्या कहना था, इनको कहना था कि जो नॉलेज है वो किस रूप में प्रोवाइड की जानी चाहिए, एक इकाई के रूप में प्रोवाइड की जानी चाहिए। ठीक है, हर चीज को हम क्या करें, कनेक्ट करते हुए पढ़ाएं और इकाई के रूप में जो है बच्चों के सामने प्रस्तुत करें। फिर लीगल फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक फंडेड रिसर्च, इसकी अगर हम बात करें, इन्होंने यहाँ पर क्या है, एक लॉ बनाने की बात की थी, जिससे कि जो पब्लिक फंडेड रिसर्चेस होती हैं उन पर एक रूपता लाई जा सके। फिर अगर हम बात करें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं आपके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आपके क्या क्या आते हैं, बौद्धिक संपदा अधिकार। मान लीजिए आपने कोई किताब लिखी, तो वो क्या है, वो आपकी बौद्धिक संपदा हो गई, उस पर आपका अधिकार है। कोई और जो है अब आपकी इजाजत के बिना उसको प्रिंट नहीं करवा सकता, उसे यूज नहीं कर सकता, उसका कंटेंट, वो आपका बौद्धिक अधिकार हो गया। ठीक है, IPR के अंतर्गत आपके बहुत सारे चीजें आती है, जैसे कॉपीराइट आता है। ठीक है, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया। ठीक है, ये सारे क्या होते हैं, ये आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में आते हैं। फिर इनोवेशन, नवाचार की इन्होंने बात करी है कि नवाचार की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और एंटरप्रेन्योरशिप की इन्होंने बात की है, कहते हैं कि यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरत है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ध्यान देने की, साथ ही साथ आपकी वोकेशनल एजुकेशन पे ध्यान देने की,
और स्किल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देने की बहुत ज्यादा यहाँ पर आवश्यकता है। फिर अगर हम बात करें आपके चौथे पार्ट की, तो चौथे पार्ट में आपके 3 चीजें आती हैं। एक तो आता है आपका ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम, ठीक है, ट्रेडिशनल हेल्थ सिस्टम। दूसरा आएगा आपका एग्रीकल्चर यानी कृषि। अब कृषि से जुड़े जो कुछ चीजें हैं अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर क्या है, इन्होंने बात करी जो आपकी कृषि से जुड़े हुए जो यूनिवर्सिटीज या स्कूल्स है वहां पर करिकुलम को रिफॉर्म रिवाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, वहां पर पूरा का पूरा करिकुलम जो पाठ्यक्रम है उसमें क्वालिटी लाने के लिए उसको रिफॉर्म किया जाए। और साथ ही साथ एक वेब बेस्ड नॉलेज बैंक बनाने की बात की गई। वेब बेस्ड नॉलेज बैंक, ठीक है, इसकी बात की गई। इसके अलावा इनहेंसिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इनहेंस करने की बात की गई। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इनहेंस करेंगे, जैसे क्वालिटी गुणवत्ता किसकी इनहेंस करनी है, जो डिप्राइव्ड सेक्शन है, जो ऐसा सेक्शन है जो जिसके पास जो मूलभूत जरूरतें हैं वो भी पूरी नहीं कर पा रहा है, तो उसकी जो लाइफस्टाइल है वो कैसे गुणवत्ता वाली होगी। तो उसके लिए क्या किया गया, प्रॉपर उनको क्या दिया जाए, उनको काम दिया जाए, एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए, ठीक है। और यहाँ पर मोस्टली ना फोकस किस पे था, गांव वगैरह पर था, तो रूरल सेक्टर पे यहाँ पर ज्यादा मेन फोकस था कि वहां पर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव करनी है, रूरल सेक्टर पे था यहाँ पर एम्फेसिस। और यहाँ बताया गया कि क्या बनाया जाए, यहाँ पर पंचायत ज्ञान केंद्र बनाए जाए ताकि यहां तक भी क्या पहुंचे, नॉलेज पहुंचे। पंचायत ज्ञान केंद्र, तो ध्यान रखेंगे ये सारे पॉइंट्स कि किसने किसकी बात की, ये बार क्वेश्चन पूछ लेंगे। ऊपर ऊपर से तो क्वेश्चन लेक्चर में आ चुका है एक बार, ठीक है, जैसे कि आपके चेयरमैन कौन थे, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। आप डीप पूछेंगे ना, तो वेब नॉलेज बैंक की बात कौन करता है, पंचायत ज्ञान केंद्र की बात कौन करता है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। और फिर फिफ्थ पार्ट की बात करेंगे। फिफ्थ पार्ट में आपका एक ही पॉइंट है, तो पहले आपका पॉइंट आता है यहाँ पर ई गवर्नेंस यानी कि ई शासन। तो ई गवर्नेंस में आपका क्या आता है, जितनी भी सरकार जो है काम काज करती है उस सबको क्या करना है, कंप्यूटरीकृत करना है। सारे ऑफिस जो है कंप्यूटर से अटैच होनी चाहिए, नेटवर्किंग होनी चाहिए और सारी चीजें जनता के लिए वेब पे पोर्टल्स के थ्रू अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये थे आपके पेंटागन, नॉलेज पेंटागन जो है उसके अंतर्गत क्या क्या बातें की गई थी। अब देख लेते हैं मेन रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन देखो इनकी बहुत सारी है, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ ही डिस्कस करी है। तो इसमें देखो इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन बन सकता है उसकी बात कर रहे हैं। तो पहला है यहाँ पर कि एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन जो स्कूल लेवल का है वो डिसेंट्रलाइज हो जाना चाहिए। डिसेंट्रलाइज हो जाना चाहिए मतलब यहाँ पर विकेंद्रीकृत करना है उसको, मतलब नेशनल लेवल पे बनाओ, ठीक है, नेशनल लेवल पे अलग इसको वो करो, स्टेट लेवल पे अलग इसको आप रेगुलेट करो। तो यहाँ पर डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई। दूसरा पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है, वैसे इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ हायर एजुकेशन बनाने की बात की है ताकि हायर एजुकेशन में गुणवत्ता लाई जा सके। फिर देखिए इन्होंने कहा था, वैसे तो क्लास 1 से इन्होंने इंग्लिश कंपलसरी कहा है, इसके अलावा ये कहते हैं इंग्लिश, अच्छा एक चीज और, इंग्लिश और मदर टंग दोनों को कंपलसरी कहा है। मदर टंग भी सिखानी है, इंग्लिश भी सिखानी है, दोनों को सिखाना है क्लास 1 से। और बाद जो ये कहते हैं कि जो मीडियम ऑफ इंग्लिश है फ्रॉम क्लास 3 जो है कम से कम एक सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश में जरूर पढ़ाया जाना चाहिए। ठीक है, तो इनका कहना था कि एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट जो है क्या है वो उसको इंग्लिश माध्यम से पढ़ाया जाए क्लास 3 से, कक्षा 3 से। फिर इन्होंने बात करी थी 1500 यूनिवर्सिटीज बनाने की ऑल ओवर द कंट्री ताकि क्या हो, बच्चों को हायर एजुकेशन के अवसर अच्छी तरीके से मिले। और जिसमें से 50 नेशनल यूनिवर्सिटीज जो है क्या है आपकी हायर क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए नेशनल लेवल पर स्टैब्लिश होनी चाहिए। फिर देखिए इंटरनल इवैल्यूएशन के को इन्होंने ज्यादा वेटेज कहा है। इन्होंने कहा जो आंतरिक मूल्यांकन होता है, क्योंकि जो टीचर पढ़ा रहा है वो ज्यादा अच्छी तरीके से जानता है ना अपने स्टूडेंट को, तो जो आंतरिक मूल्यांकन है उसके 25% मार्क्स रखे हैं, विच शुड बी ग्रेजुअली इंक्रीज टू 50%, जिसको आगे जाकर आप क्या कर दें 50% तक ले जाएं। फिर वोकेशनल एजुकेशन को इन्होंने कहा है कि वोकेशनल एजुकेशन किसमें दी जानी चाहिए, वोकेशनल एजुकेशन अंग्रेजी भाषा में दी जानी चाहिए एज वेल एज इन रीजनल लैंग्वेज। ठीक है, अंग्रेजी में भी दे सकते हैं या फिर उनकी क्षेत्रीय भाषा में भी दी जा सकती है, दोनों में देने की कोशिश करनी चाहिए, इंग्लिश में भी और रीजनल लैंग्वेज में भी। वोकेशनल एजुकेशन को इन्होंने, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि वोकेशनल एजुकेशन को इन्होंने स्किल डेवलपमेंट कहा। तो कौन से आयोग ने वोकेशनल एजुकेशन का नाम चेंज करके स्किल डेवलपमेंट रखने की, कौशल विकास रखने की बात की, तो ये है आपका नेशनल नॉलेज कमीशन। ठीक है, फिर नेशनल लाइब्रेरी मिशन की हमने बात की थी। इन्होंने क्या कहा था कि तुरंत क्या हो जाना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए, लाइब्रेरीज स्टैब्लिश करना स्टार्ट हो जाना चाहिए और ये एक नेशनल लाइब्रेरी मिशन के रूप में आप इसको स्टार्ट कर दीजिए। फिर नेशनल नॉलेज नेटवर्क जो है वो बनाने की बात की ताकि
जो डेटा है वो आसानी से एक्सचेंज किया जा सके। 12th पॉइंट आपका आता है कि इंडियन हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क जो है वो बनाना चाहिए, जिसमें सारा का सारा हेल्थ डेटा। वैसे मैं देखिए आपको ये बहुत सारे पॉइंट्स जो है आपको इन द जो नॉलेज पेंटागन है उसमें भी एक्सप्लेन कर चुकी है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट निकल के आ रहे हैं मैंने उसको यहाँ पे लिख दिया है। तो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ डेटाबेस जो है वो तैयार करना। आजकल आप देखेंगे बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट अगर आप नेट से चाहे तो वो निकलवा सकते हैं, तो ये गवर्नमेंट की वेबसाइट से, ठीक है। फिर है नेशनल वेब बेस्ड पोर्टल्स जो बनाने की इन्होंने बात की है, ताकि क्या है बेसिक नीड जो है जैसे कि वाटर, एनर्जी, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, फूड, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी जो जरूरतें हैं ये सब पोर्टल्स के थ्रू ही लोगों तक पहुंच जाए। फिर इवैल्यूएशन के लिए इन्होंने ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन पे जो इवैल्यूएशन है उसकी बात की है कि नेशनल एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस जो है वो एक शुरू करनी चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेशनल एजुकेशन टेस्टिंग सर्विस शुरू करने की इन्होंने बात की, ताकि जो ओपन या फिर डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू अपनी शिक्षा पूरी कर रहे हैं उनका इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन किया जा सके। और लास्ट पॉइंट इनका आता है कि कॉन्सेप्ट, नॉलेज और एक्सपीरियंसेस को एक्सचेंज करने के लिए जो टीचर्स हैं, ठीक है, जो टीचर्स हैं उनके लिए भी वेब बेस्ड पोर्टल्स होने चाहिए, ठीक है, ये इन्होंने कहा था। यानी जो टीचर्स हैं एक दूसरे के साथ जो है कम्युनिकेट कर सके, अपनी नॉलेज को शेयर कर सके, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सके, क्या वो सीख रहे हैं, नया अपडेट कर रहे हैं, वो सब चीजें जो है अनुभव अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सके थ्रू दीज वेब पोर्टल्स। तो ये आपका नेशनल नॉलेज कमीशन था, जिसमें आपके जो ऑलमोस्ट सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो मैंने कवर कर लिए हैं। आई होप आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।